हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आई होप सब लोग मस्त होंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम देखिए डेली ही आप सभी लोगों के जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो भी मॉडल हैं, ठीक है, मॉडल पेपर हम करा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों के अच्छे स्कोर आएंगे सीटेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया, 1 मिनट, ठीक है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। दूसरा है कि बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तीसरा ऑप्शन है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है, ठीक है, जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो डिजाइन है, ऐसा कौन सा डिजाइन है जो सौराष्ट्र यानी गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका चौकपूर्णा, दूसरा है नागगंफन, तीसरा है आपका मंदाना और चौथा है आपका कि आरीपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपका नागगंफन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात में रंगोली कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है नागगंफन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि खाद के विषय में, ठीक है, खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो खाद है उसके विषय में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला ऑप्शन है यह मृदा की जल धारणा क्षमता में वृद्धि करता है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो खाद होता है जो मृदा की जल धारणा होती है उसमें वृद्धि करता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को और रंध्री बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। सी ऑप्शन है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही। और चौथा है कि यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, तो बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए सी डी, ठीक है, यही तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपके सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से हो जाएंगे, थर्ड, क्योंकि देखिए इसी में है ए सी तथा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है जो भारत के संघ शासित प्रदेश हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके युगल को चुनना है। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन ऑप्शन नागालैंड और लक्षद्वीप तक। तो देखिए यहाँ पर जो नागालैंड है ये तो है नहीं। ठीक है। तीसरा है आपका दिल्ली मिजोरम, तो दिल्ली है लेकिन मिजोरम तो आपको नहीं है। ठीक है। चौथा है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो है फ्रेंड्स लेकिन झारखंड नहीं है। ठीक है, ये आपके राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स वही करेक्ट होगा, जम्मू और कश्मीर और क्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपके ये दोनों इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पर गोलकंडा, ठीक है, किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। तो देखिए फ्रेंड्स पैमाना क्या है कि यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की, ठीक है, बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेमी मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। पहला है आपका 14.19 किलोमीटर, दूसरा है आपका 1.419 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 141.9 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 1419 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा
कि 1.419 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 7,300 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 8,300 मीटर, तीसरा है आपका 8,900 मीटर और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स 8,950 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ठीक है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसकी, उसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो यही है कि 8,900 मीटर। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, धूम कोहरा के विषय में बताना है आपको कि कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है प्रायः सर्दियों में बनता है, दूसरा है धुएं और कोहरे से बनता है, तीसरा है ओजोन का अपक्षय करता है, चौथा है आपका कि दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो धूम कोहरे के विषय में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे सत्य कथन थर्ड है आपका कि जो ओजोन परत है उसका अपक्षय करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत को राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशा क्रमशः है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो आपकी दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी, उसके सापेक्ष आपको बताना है फ्रेंड कि जो जयपुर है यानी कि राजस्थान की राजधानी और जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, उसकी दिशा क्रमशः क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने मैप में देख लेते हैं कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिल्ली है और आपकी राजस्थान की राजधानी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका राजस्थान यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा आपका जयपुर। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था फ्रेंड्स, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देहरादून पूछा था। तो देखिए हम लोग फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर देखिए जो आपका दिल्ली है और यहाँ पर देखिए जयपुर है और उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स आपका ये यहाँ रहा। ठीक है, उत्तराखंड ये रहा देहरादून। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण, अरे सॉरी दक्षिण नहीं, आपसे दिल्ली पूछा है। ठीक है, तो दिल्ली से आपको जयपुर आना है फ्रेंड्स। तो देखिए हम पहले दिल्ली से नीचे आएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर है तो हम लोग दिल्ली से, सॉरी एक मिनट, देखिए दक्षिण में आएंगे, फिर दक्षिण से हम लोग पश्चिम में जाएंगे, तब जाकर हम लोग जयपुर में पहुंचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके पूछा पहले तो देखिए हम लोग दक्षिण पश्चिम में आएंगे, कहाँ पर, जयपुर में, यानी कि राजस्थान की राजधानी में। उसके बाद आपसे पूछा है देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी। तो देखिए फ्रेंड जो उत्तराखंड यानी कि देहरादून की राजधानी है, सबसे पहले हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका उत्तराखंड है, थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, थोड़ा सा यहीं आपका देहरादून है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है आपका। देखिए फ्रेंड दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप हैं जो प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा है फटकना, तीसरा है आपका चुंबकीय पृथक्करण और चौथा है आपका प्रभाजी आसवन। ठीक है, आसवन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके वाष्पीकरण है ये तो बिल्कुल सही है पृथक्करण के लिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होने के लिए। और देखिए फटकना, सॉरी फटकना देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, ये तीनों से। लेकिन जो प्रभाजी आसवन है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ए बी सी कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। ठीक है, बीन मंडली यानी कि जो बीन बनाए जाते हैं उसमें कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल। दूसरा है आपका मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी। तीसरा है आपका तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। चौथा है आपका बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। ठीक है, ये वाद्य यंत्रों का जो आपके वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, इनका प्रयोग बीन मंडली में होता है, तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आपके वन होते हैं वो किसी भी राष्ट्र की प्रकृति की संपदा होते हैं, यानी कि उसके सूचक होते हैं। ठीक है, तो जो आपके वन है उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके कथन क्या क्या दिए गए हैं। पहला कथन है ये जल चक्र को बनाए या फिर चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। दूसरा है ये वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। तीसरा है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। और चौथा है कि ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो वन होते हैं, ठीक है, वो जल चक्र को बनाए यानी कि चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपका देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करेक्ट जो कथन है वही आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। ठीक है, तो और दूसरा ऑप्शन देखिए कि कर्नाटक का तट जो है वो अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर। ये तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। और ये जो पहला है फ्रेंड्स ये भी देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केरल है वो आपका अरब सागर और क्या दिया है, कर्नाटक जो है वो बंगाल की खाड़ी पे है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, केरल तो आपका ऐसे बंगाल की खाड़ी की तरफ है, न कि अरब सागर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। चौथा है कि केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पे हैं, जो कर बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो आपके केरल हैं और कर्नाटक है दोनों के तट जो है वो अरब सागर पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊंचा, शुष्क यानी कि सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग जिसका नाम है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड, जहाँ जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, तो वो जो हमारा देश है वह जो भाग है उसका क्या नाम है। पहला है आपका शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। दूसरा है आपका शिलोंग यानी कि मेघालय। तीसरा है श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चौथा है आपका लेह यानी कि लद्दाख में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है वो आपको क्या किसे कहा जाता है, लेह यानी कि लद्दाख को। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान यहीं पर यानी कि इन्हें ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि वह तिथि यानी कि दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा। आपको बताना है फ्रेंड्स वो कौन सा दिनांक था। ठीक है, जिस दिन जो बछेंद्री पाल हैं वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहां पर गाड़ी थी। तो पहला ऑप्शन है 23 मई 1984। अगला ऑप्शन है 23 मई 1989। और अगला ऑप्शन है 25 मई 1984। और लास्ट आपका ऑप्शन है फोर्थ 23 मई 1989। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके बछेंद्री पाल जी हैं वो जब अपने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी, ठीक है, और जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी कि वहाँ पर गाड़ी थी, तो वो कौन सी तारीख थी, 23 मई 1984 का दिन था। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन देखिए इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सभी सरकारी अस्पतालों में आप सभी लोग जानते हैं कि सांप के काटने की दवा मिलती है। तो जो दवा मिलती है वो किससे बनाई जाती है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, पहला है सांप की छड़ी या फिर छोड़ी हुई चर्म त्वचा से। दूसरा है सांप का विष जहर। तीसरा है चिचिंडे के पौधे का फूल, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, चौथा है आपका चिचिंडे के पौधे का बीज, ये तो दोनों ही नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए और यहाँ पर क्या दिया है, सांप का विष जहर से। और पहला ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स कि सांप की छड़ी
या फिर छोड़ी हुई चर्म त्वचा, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो सांप के काटने की जो दवा बनाई जाती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया है, ठीक है, इसका कारण है। यहाँ पर देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है इसमें ग्रेगर जॉन जो मेंडल हैं, ठीक है, इनके प्रयोग को शामिल किया गया है। इसका कारण क्या है? पहला है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। और आपका चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि मेंडल के बारे में दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। ये भी आपका फ्रेंड्स देखिए, सॉरी यहाँ पर अच्छा ऑप्शन में दिया गया है ना, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ ये तो आपका गलत होगा, लेकिन जो पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं ये तो आपका हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। ऐसा तो फ्रेंड्स हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, और जो ए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिया गया था ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों ही करेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी फ्रेंड्स पहले ऑप्शन में दिया है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 मिनट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाजली को गुड़ खाना पसंद है, ठीक है। नाजली जो है उनको गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी, ठीक है, खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? यहाँ पर देखिए क्या है कि जो नाजली है उसे गुड़ खाना बहुत ही पसंद है, और जब दोपहर में उसकी मम्मी सो रही थी तो उसने रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा जो छिपाई गई गुड़ की बरनी थी, ठीक है, उसको खोज लिया। सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, ये तो आपका नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये आपका हो सकता है, और संज्ञानात्मक तो ये है नहीं फ्रेंड्स। और चौथा क्या है आपका यांत्रिक अधिगम, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बी और डी आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो देखिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित हैं, ठीक है। पहला है आपका ऑप्शन कि वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन। ये तो आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधी और सह पाठ्यचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन, ये तो इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। सी है आपका कि अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, ये भी आपका फ्रेंड्स नहीं लगता है कि होगा। और चौथा देख लीजिए कि क्षमताओं मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स क्योंकि ये सतत पद यानी कि समग्र मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए और 1 मिनट अपनी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी नहीं बल्कि सॉरी डी नहीं आपका बल्कि सी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अधिगम अंतरालों का निदान यानी कि जो अधिगम अंतराल है उसमें जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करिए और फिर उसका उपचारात्मक उपायों का प्रावधान करिए, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभिरुचि का मापन करना ये गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए और सी फ्रेंड्स आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए और सी। तो यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो मुख्य विषय है पर्यावरण की जो थीम है, ठीक है, कौन सी है। पहला है संबंध, दूसरा है पौधे, तीसरा है कार्य एवं खेलकूद, और चौथा है
चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि जो चीज़ें हैं वो हम बनाते हैं तथा करते हैं, ठीक है। यही आपका करेक्ट होगा, ये आपके मुख्य विषय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है, ठीक है। आपका देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ है जो लोगों के विस्थापन पर है, ठीक है, जिसका जो शीर्षक है उसका क्या है कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं, ठीक है। तो यह बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है, जानकार और संवेदनशील, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए किस लिए उद्देशित है, तो क्या है, पहला है उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। दूसरा है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। तीसरा है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। और चौथा है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर जो शीर्षक है कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट होगा कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, ये इसी को उद्देशित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी से पांचवी तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरे से पांचवी तक पुस्तकों में ढेर सारे चित्र को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। और सी ऑप्शन है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और डी है कि चित्रों से किताब आकर्षक बनती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स कि किताब आकर्षित बनती है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है कि चित्र बच्चे को आकर्षित करता है, ये आपका कम इम्पॉर्टेंट है, जितना आपका ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वो आपके बी और सी ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो बच्चे उनका मूर्त संक्रियात्मक में उस टाइम बच्चे होते हैं, चीज़ों को देख करके समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में भी यही कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो चित्र के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो एक अध्यापिका है वो चैप्टर पढ़ा रही बीज का अंकुरण, ठीक है। तो इसके लिए प्रभावी तरीका क्या होगा पढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक सजीवक यानी कि एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहना है जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। और दूसरा ऑप्शन है कि मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना। और तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि मूंग के बीजों के अंकुरण का मॉडल दिखाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे प्रभावी तरीका आपका हो जाएगा, ठीक है, वो आपका देखिए यहाँ पर थर्ड होगा कि विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना, यानी कि वो विद्यार्थी जो है वो स्वयं करे, ठीक है, करके देखें और तथा उसमें अवलोकन जो है उसको रिकॉर्ड करने को कहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका यही थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एनसीएफ जो है वो किस बात पर इस बात पर जोर देती है कि जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए, तो किस पर होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। दूसरा फ्रेंड्स है यहाँ पर
ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और दूसरा है केवल, देखिए केवल है तो हम पहले इसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। चौथा है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे पूछा क्या है कि जो आपकी एनसीएफ है 2005 है, ठीक है, वो किस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी एनसीएफ होती है वो आपका इस पे ही जोर देती है, फर्स्ट ऑप्शन, कि जो हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति और चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, उसके बाद दिया है कि प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको माता पिता को, साथियों को, पर्यावरण को, शिक्षकों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण को, क्योंकि हमने ईबीएस की क्लास में पढ़े, तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण को प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने की एक माध्यम बनना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ आम खाए, सॉरी, खाए आम 12 महीने। यहाँ पर देखिए एक चैप्टर है कक्षा 5 के ईवीएस में कि खाए आम 12 महीने, ठीक है। तो इसे देखिए आगे क्या लिखा है कि पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जूली है, ठीक है, वो स्कूल के जो बगीचे है उससे ढेर सारे आम इकट्ठे हुए थे। तो जूली ने जो पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के पाठ है कि आम खाए, सॉरी, खाए आम 12 महीना, ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए आमों का उपयोग के बारे में सोचा। तो इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताया जाए, जो कि देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही होगा आपका ये, ठीक है। और दूसरा है कि आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों को का स्टॉल लगा, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञों को आपकी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करना। यहाँ पे वार्ता के लिए कोई देखिए फ्रेंड्स कोई वो नहीं है, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका कि एक प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका पहला दूसरा ही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि भ्रमण करिए जिससे विद्यार्थियों को प्रसंस्करण की प्रक्रिया के बारे में पता चल सके, ठीक है, और जो विभिन्न व्यंजन है उसके स्टॉल लगा सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए और बी ही दोनों केवल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु जो अध्यापक है उनको निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पहला है बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करे, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अकेले कार्य करने के लिए अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो प्राथमिक लेवल के हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को कार्य करने में मदद करे, और तीसरा है बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर दे। देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहता है कि छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर दे। चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों को बड़े समूहों में कार्य करने का अवसर दे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे जो है वो प्राइमरी लेवल के हैं आपके। तो यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड होगा, कि जो बच्चे हैं उनको छोटे समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है, या फिर करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रत्ययों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन के विषय हैं, ठीक है, इसमें जो पाठ है जल,
इसमें जो जिन महत्वपूर्ण संप्रत्यय यानी कि संप्रत्ययों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे क्या हैं? पहला है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, ठीक है? दूसरा है आपका जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। और थर्ड ऑप्शन है कि जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। और चौथा ऑप्शन है कि जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुभाव, वर्षा जल संग्रहण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन है वो आपका सेकंड है कि जो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो संप्रत्यय हैं विषय उन पर ध्यान दिया गया है कि वे जो जल के स्थानीय स्रोत हैं, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है? पहला है आपका संवादात्मक, ठीक है, और दूसरा है आपका रचनात्मक, तीसरा है योगात्मक, चौथा है मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी आकलन की प्रकृति, ठीक है, उसकी जो व्याख्या करती है उसका देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपके मान्य हैं, ठीक है, संवादात्मक और रचनात्मक, योगात्मक। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकलन कर रहे हैं आप बच्चों के, तो ये केवल यही तीनों की व्याख्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम और आनुवंशिकता, ठीक है, एक अमूर्त संप्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए खाली स्थान का आयोजन करेगी। यानी कि जो सॉरी, जो शिक्षिका हिना है, ठीक है, वो विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए किसका आयोजन करेगी? पहला है हाथों से क्रियाकलाप, दूसरा है भूमिका निभाना, तीसरा है अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, और चौथा है आपका उदाहरणों का विश्लेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका उदाहरणों का विश्लेषण होगा। ठीक है, यहाँ पर अन्वेषण क्रियाकलाप आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खोजना नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थियों में जो आनुवंशिकता है उसकी समझ पैदा करना। ठीक है, तो वो उदाहरण के द्वारा समझ पैदा कर सकती है जो शिक्षिका है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? फोर्थ। ठीक है, हम यहाँ से फिर से देखिए फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि आज के ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या है उसकी विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है समावेशी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। संदर्भ सहित बिल्कुल सही। अनुभवात्मक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और चौथा क्या है? वैश्विक से स्थानिक, विषय केंद्रित, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फोर्थ ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोगों ने ईबीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारे चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। अब मिलते हैं अपने अगली क्लास यानी कि सीडीपी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।